ग्रॉस प्रॉफिट पीछे वाले थोड़ा जल्दी करें तो स्लो कर रहे होते हैं। सर कहाँ पहुँचे हैं आप? जल्दी करें ना, क्या कर रहे हैं आप हो गया? आप जब अपने एग्जाम में भी बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को देखकर बनाएंगे। सबसे पहले चीज क्या बनेगी? ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाद बना करेगा। पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद आप क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। जरा निकाले कल वाला सवाल, यूज वाला सवाल जो आपको करवाया था, ट्रायल बैलेंस। निकाले जरा ट्रायल बैलेंस। निकाले ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 किस्म की होती हैं। सेट होते हैं, सेट मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा एक सेट है, उसके अंदर 5 चीजें आती हैं। लेकिन फिर अगर आपके आईटीए में 2 चीजें आपको चाहिए होती हैं। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो आप सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस के लिए यूज करते थे, एसओसीआई। उस एसओसीआई का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ, S means statement, O means of, statement of, C means comprehensive और I means income. SOCI, statement of comprehensive income, SOCI। जब भी SOCI आप बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ XYZ कंपनी लिमिटेड। SOCI बनाते हैं सबसे पहले आप क्या चीज लिखेंगे? कंपनी का नाम। उसके बाद लिखेंगे बना क्या चीज रहे हैं। सबसे पहले आप हमेशा क्या बनाते हैं? SOCI यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पहली लाइन में लिखेंगे कंपनी का नाम, दूसरी लाइन में आप लिखेंगे SOCI यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और तीसरी लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंड, फॉर द ईयर एंडेड। जरा बताएं ना, पिछला सवाल देके जिसका हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, वो साल कहाँ पर एंड हो रहा था आपका? मैंने आपको ईयर्स बताए, पूरा बताएं। आखिरी तारीख थी दिसंबर की, कौन सा तारीख है? 31 दिसंबर 2008। एग्जाम में इसका एक नंबर होता है, इसका ये एसोसिएट के लिए क्या यूज होता है? एज, एट या फॉर द ईयर एंडेड। एसोसिएट के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज होगा? फॉर द ईयर एंडेड। हमेशा अब 3 लाइन कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। और फिर चौथी लाइन में आप लिखेंगे ये जो मैंने आपको बनवाया है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेल्स से। और अपने ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस जो हमने ट्यूसडे को ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रायल बैलेंस पे जाके मुझे बताएं कितने रुपीस की आपने सेल्स करके कस्टमर से पैसा वसूल किया? 1022। लेस क्या लेस करते हैं इसमें? सेल्स रिटर्न। जरा देखें कि सवाल में सेल्स रिटर्न है आपके पास? है ना? कितना? 15। तो बताएं नेट सेल्स कितने की आएंगे? 1007। ऐसा है नेट सेल। इस नेट सेल में क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्या फार्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंटरी
ट्रायल बैलेंस में जाके मुझे बताएं, एक बात बताएं, जब आपका पहला साल होता है, पहला साल बिजनेस का पहला साल होता है, तो क्या पहले साल से पहले कोई बिजनेस का पहला साल था? ये बिजनेस का पहला साल है, इससे पहले तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसे ही है, जब भी पहला साल किसी भी बिजनेस का होता है तो हमेशा उसकी ओपनिंग इन्वेंटरी क्या होती है? जीरो। ओपनिंग इन्वेंटरी जीरो क्यों होगी जब पहला साल होगा? तो ओपनिंग का मतलब है पिछले साल कोई बिजनेस था ही नहीं, क्योंकि गोदाम में पिछले साल कुछ पड़ा ही नहीं था। हमेशा जब भी बिजनेस का पहला साल होगा हमेशा ओपनिंग क्या होगी? जीरो। अब ट्रायल बैलेंस में जाके देखें कितने रुपीस की परचेजेस आपने की? 7 बस। परचेज रिटर्न बताएं। मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग का माइनस का मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, और क्लोजिंग इन्वेंटरी का मतलब है जब आप साल के आखिरी दिन गए तो गोदाम में कितनी रुपीस की इन्वेंटरी पड़ी थी, आपके सवाल मेंशन है। जरा सवाल पे जाएं, ट्यूसडे वाले सवाल पे जाएं। ट्यूसडे वाले सवाल पर जाकर देखें आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी पड़ी? 320 लिखा है आपकी लाइन में, क्लोजिंग इन्वेंटरी 320 ना, ये क्लोजिंग नहीं 320 नहीं है, ऊपर देखिए 300 है। आप सबसे लास्ट देख रहे हैं 300, आपने 14 ट्रांजैक्शंस तक किए थे, इसके बाद क्या आ रहा है? 300 आ रहा है। मैंने आपको पहला साल कराया, दूसरा साल नहीं करवाया। पहले साल में कितनी इन्वेंटरी पड़ी गोदाम में? 300। आप बताएं कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? 772 माइनस 22 माइनस 300, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? कैलकुलेटर है आप पास ना करें यार। ऐसा जब आप साल के पहले दिन गए तो गोदाम में कितने रुपीस की इन्वेंटरी पड़ी थी? जीरो। कितनी रुपीस की इन्वेंटरी आपने खरीदी गोदाम में रखी? 772 की। कितनी आपने वापस कर? 22। कितनी गोदाम में साल के आखिरी दिन काउंट करने पे पता चली कितनी रुपीस की इन्वेंटरी रह गई है? 300 की। तो 450 किधर चली गई? बिक गई। तो ये बिक गई क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। अब क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करो। आपने कस्टमर को जब ये चीजें बेची थी तो कितने रुपीस की बेची हैं? 1007 की बेची हैं, और इस पर आपका खर्चा कितना आया था? 450। तो मुनाफा हुआ आपको कितने रुपीस का? ग्रॉस प्रॉफिट 570 या ग्रॉस प्रॉफिट। आपने कितनी किस्म की इनकम पड़ी थी? अकाउंटिंग हेड्स पढ़े थे 2, सेल्स रेवेन्यू और दूसरी अदर इनकम। आप एक बात बताएं, आपका स्टोर है, आपके स्टोर में आप कहते हैं मैंने मुनाफा अब तक 557 कमाया है, लेकिन हो सकता है कि आपके बाकी भी बिजनेसेस हो जहाँ से और पैसा भी आ रहा हो, आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाया हो, आपके बिजनेस से कोई घर वगैरह हो जिससे आपने रेंट पे देके आप रेंटल इनकम कमा रहे हो, अदर इनकम। हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या ऐड करेंगे? अदर इनकम। हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट में क्या चीज ऐड होगी? अदर इनकम। यानी आपका एक स्टोर है, आपका बिजनेस है, आपने अब तक कितना मुनाफा कमाया? 557 का। सिर्फ ये मुनाफा नहीं कमाया, और भी इनकम आपको आती है, यानी अदर इनकम भी आपका फायदा है। ट्रायल बैलेंस में देखिए कोई है रेंटल इनकम या इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम? इस सवाल में कोई भी अदर इनकम नहीं। अदर इनकम क्या हुई है? जीरो। क्या स्टोर वाले के अदर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं? अदर एक्सपेंसेस ऐड होंगे या लेस होंगे? लेस ऐड होंगे। अदर इनकम लेस होंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस आपको याद है कौन कौन से होते थे? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स। जरा ट्रायल बैलेंस में जाके देखिए कोई अदर एक्सपेंस है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने रुपीस का है? 40। और कोई है एक्सपेंस? ना, ड्राइंग से नहीं है। फिक्चर्स, नॉन करंट एसेट्स, टेलीफोन है। इसमें ट्रायल बैलेंस में देखिए, हवाई नहीं, ट्रायल बैलेंस में देखिए।
नहीं, और कोई अदर एक्सपेंस नहीं है। इस पूरे सवाल में एक ही अदर एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस। अब ये बताएं अब तक आपके स्टोर में कितने रुपीस का मुनाफा हुआ? 557 का। कोई अदर इनकम आई? नहीं। और खर्चा कितना हुआ? 40। अगर 557 का मुनाफा हुआ, 40 आपके खर्चे हो गए, तो नेट प्रॉफिट बताएं। नेट प्रॉफिट कितना रहेगा? तो नेट प्रॉफिट अगर कोई आपसे पूछे फॉर्मूला क्या है, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा, नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखे ना। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड करते हैं? अदर इनकम, और लेस क्या करते हैं? अदर एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या आपके पास फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट का नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करो अदर इनकम, लेस करो अदर एक्सपेंसेस, तो फिर क्या आपके पास आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट देखिए, ग्रॉस का मतलब होता है ऐसी फिगर जिसमें अभी तक ना मैंने कोई चीज ऐड की है ना लेस। अच्छा नहीं, लोग अक्सर आपकी ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी आप सुनते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है वो सैलरी जिसमें जब टैक्स वगैरह डिडक्ट नहीं हुआ। जब ग्रॉस में कोई भी चीज ऐड या लेस हो जाती है, फिर जो फिगर आती है हम उसे क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं। तो इसलिए जब ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऐड किया अदर इनकम, लेस किए अदर एक्सपेंसेस, तो जो फिर फिगर आई फिर वो क्या बनी है मेरे पास? नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करो अदर इनकम, लेस करो अदर एक्सपेंसेस, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। आपका लेट क्यों आई है? क्लास खत्म होने वाली है यार। ट्रैफिक हो तो आपको पहले लिखना करें ना, आपकी मेरी क्लास है, तो फिर आप तो 10:30 बजे मेरी कोच मार रही है, तो बड़ा मसला हो गया। फिर आपको फॉर एग्जांपल कैब में 8 बजे क्लास होती है, फिर आप कैसे पहुंचेंगे? एसओसीआई पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट होता है। सेट के सेट आपके पास तो टी सेट, डिनर सेट, हर चीजें होती हैं। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट है। सेट मतलब उसमें मुख्तलिफ मतलब चीजें आती हैं। तो पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आती है? एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। एसओसीआई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर आता है।